राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो सेक्शन 34 से लेके 44 बीएनएस में है, सेक्शन 34 टू 44 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। लेकिन सेम है आईपीसी में सेक्शन 96 से लेके 106 तक था। ठीक है ना, प्राइवेट डिफेंस का बारे में बात करते हैं। जनरली क्या होता है उसको थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, फिर सेक्शन वाइज आ जाएंगे ना। तो ये जनरल एक्सेप्शन ही है, ये भी पूरा जनरल एक्सेप्शन का ही चैप्टर में है। जनरल एक्सेप्शन में आता है, जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा तो लायबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जनरली स्टेट का ऑब्लिगेशन होता है आपका लाइफ का या आपका प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन है ना, वो स्टेट का काम है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन है, एवरी टाइम स्टेट ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टेट के लिए हर बंदा का पीछे एक पुलिसमैन लगा दे या एवरी टाइम आपका प्रोटेक्शन दिया जाए एवरी जगह पे, तो उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आप अपना जो प्रॉपर्टी है या अपना जो भी बॉडी है उसका प्रोटेक्शन खुद का करना पड़ सकता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा बन सकता है जिसका वजह से ये रखा गया है प्राइवेट डिफेंस, है ना। तो प्राइवेट डिफेंस क्या है वो तो डिफाइन नहीं किया गया है, इसमें बताया था प्राइवेट डिफेंस में क्या हो सकता है आपको। ठीक है ना, वो ऑफेंस नहीं होगा अगर अब कोई एक्ट कर देता है प्राइवेट डिफेंस में। ठीक है, तो उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को हम क्या बोल सकते हैं, एक राइट है, ठीक है ना, जो पर्सन प्रोटेक्ट करता है वंस ओन पर्सन या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, अगेंस्ट द अनलॉफुल एग्रेशन ऑफ अदर्स, कोई अगर अदर पर्सन जो है अनलॉफुल एग्रेशन कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपके पास प्रोटेक्शन है। ठीक है, आपके पास एक राइट है, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपना प्रॉपर्टी को या पर्सन को भी कर सकते हो या दूसरे का भी कर सकते हो। यहाँ पे सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे जो दोनों चीज़ें हैं ना। इसका बेसिस है प्राइवेट डिफेंस का बेसिस क्या आप बोल सकते हैं हम लोग, पहला चीज़ है सेल्फ प्रिजर्वेशन है। देखना प्राइम इंस्टिंक्ट है इसका, सेल्फ प्रिजर्वेशन है मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ठीक है ना, वो एवरी ह्यूमन बीइंग का सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द प्राइम इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना, खुद को प्रिजर्वेशन करना है, खुद को बचाना है, जिसकी वजह से प्राइवेट डिफेंस है, नेसेसिटी भी है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस जो है एक डिफेंसिव राइट है। प्राइवेट डिफेंस जो है एक डिफेंसिव राइट है एंड नॉट टू, ये राइट नहीं है, नॉट ए राइट टू टेक रिवेंज, रिवेंज लेने का कोई राइट नहीं है, एक ओनली डिफेंसिव राइट है, आपको डिफेंस लेना है ना। जिस तरीके से ये केस आप देख सकते हैं जो स्टेट ऑफ, ठीक है, क्या बात कर रहा है, स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश वर्सेस राम स्वरूप है। इस केस में क्या बताया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज राइट ऑफ डिफेंस एंड नॉट ऑफ रेट्रीब्यूशन। यहाँ पे सिर्फ डिफेंस करना है, आपको बदला लेना नहीं है, रेट्रीब्यूशन का कोई राइट नहीं है। तो प्राइवेट डिफेंस है वो सिर्फ डिफेंसिव राइट है, यहाँ पे बदला लेना नहीं है आपको किसी से। या इस केस में भी बताया था शंकर बालू पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, 2007 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नेचर ऑफ राइट ऑफ प्योरली प्रिवेंटिव एंड नॉट ऑफेंसिव। जो नेचर क्या है प्राइवेट डिफेंस का, प्योरली प्रिवेंट करना है, अपने आप को प्रिवेंट करना है, लेकिन नॉट ऑफेंसिव, यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए कुछ चीज़ है जहाँ पे प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, जहाँ फॉर एग्जांपल पहला चीज़ कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल टू एग्रेसर। जो एग्रेसर है ना, जो बंदा पहला अटैक करता है, कुछ भी एक्ट करना है, तो उस बंदे का क्या नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है आपको अटैक करता, मारने आ जाता है, फिर दोबारा आपने उसको प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर लिया, फिर दोबारा उसके पास प्राइवेट डिफेंस का कोई नहीं रहेगा। ठीक है ना, आपने थप्पड़ लगा दिया फिर उसको प्राइवेट डिफेंस, लेकिन उसने अगर पहले अटैक किया है तो उसका पास कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। दूसरा, फ्री फाइट में कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। अगर फ्री फाइट है, दोनों पार्टी लड़ लिए हैं, तो उस सिचुएशन में कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। ठीक है ना। थर्डली क्या है, अगर कोई लॉफुल एक्ट्स है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में भी प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है, नॉट अवेलेबल लॉफुल एक्ट्स है। कोई सपोज पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आता है, लॉफुल एक्ट कर रहा है आपका अगेंस्ट में, तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है, आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिक सा हो गया ना कुछ चीज़ें। इस तरीके से सेक्शन जो 108 है BS वो बताता है जो प्राइवेट डिफेंस अगर है, जनरली क्या होता है क्रिमिनल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ किसका ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन का ऊपर होता है। लेकिन अगर प्राइवेट डिफेंस लेना है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज का ऊपर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस उसने यूज़ किया है तो वो बर्डन किसका ऊपर होगा, एक्यूज का ऊपर होगा, एक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा, वो प्राइवेट डिफेंस के कैटेगरीज में आता है। जनरल एक्सेप्शन में जनरली वही सब चीज़ें। अब इसमें देखिए सेक्शन 34 क्या बात कर रहा है, जो सेक्शन 96 है आईपीसी में, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई भी चीज़ किया जा रहा है तो वो क्या नहीं है, ऑफेंस नहीं है, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है। प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई लायबिलिटी नहीं होगा। समझ में आ गया। तो सेक्शन यही मेन सेक्शन है। इसके बाद प्राइवेट डिफेंस किस किस टाइप का हो सकता है अगला सेक्शन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, दोनों चीज़ें का प्राइवेट डिफेंस हो सकता है, बॉडी का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी प्राइवेट डिफेंस हो सकता है।
जिसमें एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन, जो सेक्शन 37 में कुछ रेस्ट्रिक्शन है उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसको छोड़ के हर पर्सन का बस राइट है डिफेंड करने का। क्या डिफेंड करने का? हिज ओन बॉडी, खुद का बॉडी का। देखिए यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस लिखा है, सेल्फ डिफेंस नहीं लिखा है। सेल्फ होता है सिर्फ खुद का होता है, प्राइवेट डिफेंस में हिज ओन बॉडी है एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। इसलिए खुद का भी बॉडी का डिफेंस कर सकता है या दूसरे पर्सन का बॉडी का भी आप डिफेंस कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। अगेंस्ट एनी ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस में? अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऐसा कोई ऑफेंस है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर करने आ गया है, हार्ट ग्रीवियस हार्ट करने आ गया, कल्पेबल होमिसाइड करने आ गया, कुछ भी इस तरीके से बॉडी में अटैक किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर किसी भी टाइप अगेंस्ट ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या है? प्राइवेट डिफेंस है। और खुद का भी बॉडी हो सकता है या किसी दूसरे पर्सन का बॉडी भी हो सकता है, उसमें भी प्राइवेट डिफेंस है। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ खुद का बॉडी के लिए, नो ओन बॉडी नहीं, यानी अदर पर्सन का बॉडी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ खुद का नहीं है, दूसरे का बॉडी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये प्राइवेट डिफेंस में आ जाता है। सेम चीज़ प्रॉपर्टी में भी है। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी में देखिए मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ऑफ हिमसेल्फ, खुद का भी हो सकता है, ऑफ या तो एनी अदर पर्सन, या दूसरा पर्सन का भी हो सकता है। प्रॉपर्टी में भी या बॉडी में भी खुद का प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो या अदर का प्रॉपर्टी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी में दोनों प्रॉपर्टी आ रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाएगा। और ये कौन सा? अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। लेकिन प्रॉपर्टी में कुछ लिमिटेड डेफिनेशन बताता है, अगर इस टाइप का ऑफेंस हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। जैसा क्या है? पहले थेफ्ट है, दूसरा रॉबरी है, तीसरा मिसचीफ है, एंड फोर्थली जो है क्रिमिनल ट्रेसपास है। ये 4 ऑफेंस का बारे में बात करता है, जहाँ पे क्या है आपका पास प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। थेफ्ट अगर कर देता है, कोई थेफ्ट करने आता है तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या है? प्राइवेट डिफेंस है। या रॉबरी करने आता है तो उस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस है। या मिसचीफ करने आता है तो उस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस है। या क्रिमिनल ट्रेसपास है तो उस सिचुएशन में भी प्राइवेट डिफेंस है। और क्या करा? व्हिच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, या तो अटेम्प्ट भी हो सकता है उनका, थेफ्ट का अटेम्प्ट या रॉबरी का अटेम्प्ट या मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास का अटेम्प्ट भी हो सकता है, उस सिचुएशन में भी प्राइवेट डिफेंस है। कोई अटेम्प्ट भी कर रहा है तो सिचुएशन में भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ डेफिनेशन है, जैसा रॉबरी लिखा है तो रॉबरी अगर लिखा है तो डकैती भी इंक्लूड कर जाता है। जैसा मिसचीफ लिखा है तो मिसचीफ का अलग अलग फॉर्म हो सकता है, मिसचीफ पे फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से अलग अलग मिसचीफ में हो सकता है। क्रिमिनल ट्रेसपास में जैसा हाउस ट्रेसपास भी इंक्लूड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेफिनेशन और भी आ जाएगा, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास है। हाउस ट्रेसपास हो गया या हाउस ब्रेकिंग हो गया, वो क्रिमिनल ट्रेसपास ही है, वो एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास है। जैसा डकैती है, रॉबरी का एग्रावेटेड फॉर्म है, तो वो इंक्लूड कर जाएगा, समझ में। तो थेफ्ट में, रॉबरी में, और ये याद रखना है आपको क्या क्या दिखा है यहाँ पे, थेफ्ट है, रॉबरी है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, या उनका अटेम्प्ट भी है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस देखिए आपका क्या है, बॉडी के अगेंस्ट में भी है, खुद का बॉडी या अदर्स का बॉडी के अगेंस्ट में भी प्राइवेट डिफेंस है। प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी खुद का भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन का भी हो सकता है। और ऑफेंस कौन सा? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कौन सा ऑफेंस हो रहा है? जो ऑफेंस जो डेफिनेशन का अंदर आ रहा है, थेफ्ट का, या आपका रॉबरी का डेफिनेशन में, या क्रिमिनल ट्रेसपास का डेफिनेशन में, या मिसचीफ का डेफिनेशन का अंदर आ रहा है, या उनका अटेम्प्ट है, ठीक है। तो ये सेक्शन 35 था आपका, जो सेक्शन 97 है, ठीक है ना, आईपीसी में। अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 36 है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा ना। इस सेक्शन को समझेंगे हम लोग, पहले थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं। देखिए कुछ ऑफेंस होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसा चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स है, ठीक है ना, तो डॉली इनकेपेक्स है, वो कैपेबल नहीं है, ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। या 7 to 12 ईयर्स का बीच में अगर है, ठीक है ना, तो उसका मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे, अगर मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंड नहीं है तो उसका लायबिलिटी नहीं होता है। या कोई अनसाउंड पर्सन है ना, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, अगर वो अनसाउंड है तो उसका लायबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई चाइल्ड है, आपको मारने आ जाता है, अब थोड़ी देखते रहो कि भाई मेरा बॉडी को मर्डर, ये मुझे मार ले, क्योंकि उसका एक्ट जो है ऑफेंस नहीं है। या कोई अनसाउंड पागल है, आपको मारने आ जाता है, आप खड़े रहोगे क्या? आप उसका अगेंस्ट में डिफेंस यूज़ नहीं करोगे क्या? मतलब वो बंदा तो, क्योंकि उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं है। जो अनसाउंड पर्सन है, अगर पागल है, आपको मारने आ जाता है, उसका एक्ट जो है ऑफेंस नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है आप अपना बॉडी को दे दोगे भाई मार ले तो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आप डिफेंस यूज़ कर सकते हो। तो उसका बारे में बात कर रहा है। कोई पर्सन अगर वो जो है उसका एक्ट जो है ऑफेंस भी नहीं है, लेकिन तब भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं।
तो इस सेक्शन में वही चीज़ बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। यहाँ पे लिखा है 3 चीज़ बताया। व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस, अगर वो ऑफेंस होता अदरवाइज इज नॉट ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं हो रहा है कि रीज़न क्या है, बाई रीजन ऑफ यूथ, ठीक है ना। अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है ना, तो उसका एज का वजह से उसका कोई लाइबिलिटी नहीं हो रहा है। ये वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका वजह से उसका मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या कोई पर्सन है अनसाउंडनेस है जिसका वजह से उसका एक्ट ऑफेंस नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज ऑफेंस हो जाता, लेकिन ऑफेंस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो चाइल्ड है या वो अनसाउंड पर्सन है, या बंदा ऐसा या इंटॉक्सिकेटेड ऑफ पर्सन डूइंग द एक्ट, या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो इस वजह से उसका लाइबिलिटी नहीं हो रहा है, उसका एक्ट जो है अदरवाइज वो लाइबल होता है, लेकिन वो ऐसा सिचुएशन में कर रहा था जिस सिचुएशन में उसका लाइबिलिटी नहीं है, या और बाय रीजन ऑफ मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है ना। ये 4 चीज़ हैं। इधर यूथ है मतलब चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है जिसको मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या अनसाउंड पर्सन है, ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अदरवाइज वो साउंड होता लाइबल हो जाता, वो चाइल्ड ना होकर बड़ा हो जाता, मेजर हो जाता, तो लाइबिलिटी हो जाता। या कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, अगर वो इंटॉक्सिकेशन स्टेज में इसलिए लाइबिलिटी नहीं हो रहा है, अदरवाइज उसका लाइबिलिटी हो जाता। या कोई मिसकंसेप्शन में अगर कोई एक्ट कर देता है तो उस सिचुएशन में उसका लाइबिलिटी नहीं हो रहा है, लेकिन उसका अगेंस्ट में हम प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटॉक्सिकेशन या ऑफ अ पर्सन डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का वही सेम रहेगा अगेंस्ट दैट एक्ट व्हिच वुड हैव इफ द एक्ट वर एन ऑफेंस ना। अगर वो बंदा का एक्ट ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा जो एक्ट कर रहा था वो ऑफेंस भी होता है, जिस तरीके से आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। हालांकि इसमें क्या हो रहा है, जो पर्सन एक्ट कर रहा है उसका एक्ट ऑफेंस नहीं है, लेकिन आपका प्राइवेट डिफेंस सेम वैसा ही रहेगा जैसा अगर उसका एक्ट ऑफेंस होता। जैसा वो चाइल्ड ना हो के कोई मेजर पर्सन हो जाता, वो अनसाउंड ना हो के साउंड पर्सन हो जाता, जो साउंड पर्सन का अगेंस्ट में या जो मेजर पर्सन का अगेंस्ट में आप जिस तरीके से प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी चाइल्ड के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं या अनसाउंड पर्सन का अगेंस्ट में हम हो सकते हैं। दो उसका एक्ट क्या है, ऑफेंस नहीं है तब भी, लेकिन आपके पास प्राइवेट डिफेंस सेम रहेगा जैसा साउंड पर्सन है या जैसा मेजर पर्सन है, उस तरीके से आपके पास प्राइवेट डिफेंस रहेगा। 4 चीज़ें, ठीक है ना, यूथ है या अनसाउंड पर्सन है या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब मिसकंसेप्शन का भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे है इलस्ट्रेशन में, पहला है देखिए ये इलस्ट्रेशन, जेड ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए। जेड एक अनसाउंड पर्सन है, वो अटेम्प्ट किसको कर रहा है, मारने का, ए को मारने का अटेम्प्ट कर रहा है। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड का एक जो है वो ऑफेंस नहीं है क्योंकि जेड अनसाउंड पर्सन है, बट लेकिन ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हिच ही वुड हैव जेड इफ वेयर सेम। लेकिन ए का पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेम होगा अगर जेड साउंड पर्सन भी होता, उसी तरीके से सेम प्राइवेट डिफेंस होगा। समझ में आ गया। इसमें कह रहा है जेड एक अनसाउंड पर्सन है, वो ए को अटैक करने आ जाता है, ठीक है ना, अटेम्प्ट टू किल, मारना चाहता है, अटेम्प्ट कर देता है, ठीक है ना। लेकिन जेड का जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं है क्योंकि जेड अनसाउंड पर्सन है, लेकिन ए का पास जो प्राइवेट डिफेंस है सेम ही रहेगा। अगर ए जिस तरीके से ए अगर साउंड पर्सन होता तो साउंड पर्सन का अगेंस्ट में जेड अगर साउंड पर्सन होता, साउंड पर्सन का अगेंस्ट में जितना प्राइवेट डिफेंस है उतना जेड का अगेंस्ट में यहाँ पे रहेगा। दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए जो आपका मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर रहा है। ए एंटर्स बाय ए नाइट ए हाउस व्हिच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू बी एंटर। एक अपना घर पे ही जाना, मान लो जहाँ पे वो लीगली एंटर कर सकता है, ठीक है ना, उस तरीके से वहाँ पे वो जा रहा है, लेकिन जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर द हाउस ब्रेकर। जेड जो है ना वो गुड फेथ में, वो उसको लगा ए नहीं है कोई दूसरा पर्सन है, वो हाउस ब्रेकर है, ठीक है ना, और हाउस ब्रेकर के अगेंस्ट में आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। अटैक्स है ना, ए को अटैक कर दिया है, यार जेड बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस। अब यहाँ पे जेड ने ए का ऊपर जो अटैक किया है ना वो मिसकंसेप्शन में किया था, ठीक है ना, जिसका वजह से ए का जेड का कोई लाइबिलिटी नहीं हो रहा है। गुड फेथ में उसको लगा हाउस ब्रेकर है, उसके अगेंस्ट में क्योंकि वो यूज कर सकता है इस तरीके से ना, अटैक कर सकता है, तो उसको लगा हाउस ब्रेकर है, अटैक कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ए हाउस ब्रेकर नहीं था, ठीक है, ए हाउस ब्रेकर नहीं था। और जेड का एक्ट मिसकंसेप्शन में है, इस वजह से जेड का तो कोई लाइबिलिटी नहीं है अगर ए को अटैक भी कर देता है, लेकिन ए का पास प्राइवेट डिफेंस होगा या नहीं होगा। अब कह रहा है भाई ए का पास होगा, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड। जेड का अगेंस्ट में सेम राइट होगा which would have if Z were not acting under the misconception में भी नहीं करता, पता हो के भी अगर करता है, जिस तरीके से प्राइवेट डिफेंस है अभी भी वही सेम प्राइवेट डिफेंस रहेगा, किसका पास, ए का पास रहेगा। जेड ने जो एक्ट किया है वो मिसकंसेप्शन में किया था और जेड का एक्ट ऑफेंस नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी ए का पास क्या है, प्राइवेट डिफेंस है।
AZ का अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है। तो सेक्शन 36 इतना बात कर रहे हैं। सेक्शन 37 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बार बार पूछते रहता है जुडिशियरी नो। तो इसमें जिस तरीके से शॉर्ट नोट अगर कहीं पे आ रहा है, जैसे आसाम जुडिशियल सर्विस है या ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, या अदर स्टेट में कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है, पूरा ही आ सकता है। प्राइवेट डिफेंस का ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल सर्विस के लिए ना। प्राइवेट डिफेंस से क्वेश्चन आ जाता है, पूरा ही प्राइवेट डिफेंस पूछ ले या कुछ पार्ट को पूछ ले, इस तरीके से 37 का ऊपर अलग से ही क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। जो पहले 99 था, सेक्शन 99 था आईपीसी के ऊपर, उसमें क्या कहते हैं, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना। इसमें बताता है कौन कौन सा सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस नहीं है आपका, ठीक है ना। तो पहला ये देखिए, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हार्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना। पहला चीज़ ये पब्लिक सर्वेंट आप याद रख लेना, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है। पब्लिक सर्वेंट जनरल रूल क्या है, पब्लिक सर्वेंट अगर है तो उसका अगेंस्ट में हम प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते अगर वो गुड फेथ में, एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर हिज कलर ऑफिस, ठीक है ना, एक्टिंग गुड फेथ में अगर वो काम कर रहा है, तो दो उसका एक्ट ऐसा है ना, स्ट्रिक्टली जस्टिफेबल भी नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको अरेस्ट करने आया है, अगर आप सबमिशन दे रहे हैं तो आपको हाथ में हैंडकफ लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो लगा रहा है, उसका एक्ट जस्टिफेबल नहीं है, स्ट्रिक्टली जस्टिफेबल नहीं है, लेकिन तब भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, समझ में। तो पब्लिक सर्वेंट जनरल रूल क्या है, पब्लिक सर्वेंट का अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन दो एक्सेप्शन है। अगर आपको लग रहा है एप्रीहेंशन है, वो पब्लिक सर्वेंट आपका डेथ कर देगा, तो उस सिचुएशन में पब्लिक सर्वेंट का अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस है। या आपको एप्रीहेंशन है, वो पब्लिक सर्वेंट क्या कर देगा, आपका ग्रीवियस हर्ट कर देगा, उस तरीके से कुछ भी एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपका ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा या आपका डेथ हो जाएगा, तो ये दो सिचुएशन में आप पब्लिक सर्वेंट का अगेंस्ट में भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ भी लग रहा है तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, दो इज एक्ट मे नॉट बी जस्टिफेबल, स्ट्रिक्टली जस्टिफेबल बाय लॉ। जैसा मैंने एग्जांपल दिया है, आपको अरेस्ट करने आप सबमिशन दे रहा है तब भी हुआ, कुछ इस तरीके से कर रहा है, हरकत कर रहा है जहाँ पे आपको हैंडकफ लगाया जा रहा है, फोर्स कर रहा है, ठीक है ना, वो जस्टिफेबल नहीं है, लेकिन तब भी क्या हो सकता है, आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में। सिर्फ दो सिचुएशन में कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्या है, लग रहा है ग्रीवियस हार्ट कर देगा वो या आपका डेथ कर देगा, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन, ठीक है ना, ये सेम चीज़ दोबारा हो गया ना, ये सेम चीज़ ये ए में आ गया ना, ये सेम चीज़ है, तो इसको देखना है, ये दोबारा हो गया। बी में आ जाते हैं हम, अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to done by direction of public servant। यहाँ पे ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना, बाय डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसमें अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन अगर बाय डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, तो उस बंदे का अगेंस्ट में भी हम प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे लग रहा है वो बंदा डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट में कुछ इस तरीके से एक्ट कर देगा जहाँ पे आपका डेथ होने का चांसेस है, एप्रीहेंशन है, डेथ हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, ये तो डायरेक्शन ऑफ पब्लिक एक्टिंग गुड फेथ में उसका कलर काम होना चाहिए अंडर द कलर ऑफ ऑफिस, दो दैट डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफेबल बाय लॉ, है ना, उसका एक्ट में नॉट बी जस्टिफेबल नहीं है, लेकिन तब भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया। तो पब्लिक सर्वेंट का अगेंस्ट में नहीं कर सकते हो, या कोई पर्सन है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट है, तो उसका अगेंस्ट में भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। लेकिन दो एक्सेप्शन है, जहाँ पे डेथ होने का एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है या एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हार्ट है, तो उस सिचुएशन में पब्लिक सर्वेंट का अगेंस्ट में, या कोई बंदा अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है तो उसका अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट बताता है, इन केस इन व्हिच टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। आपके पास अगर टाइम है, पब्लिक अथॉरिटीज का हेल्प ले सकते हो, तो उस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। वो एक्सेप्शनल रूल है, जहाँ पे आप पब्लिक अथॉरिटीज का हेल्प नहीं ले सकते, उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस यूज करो, लेकिन आप पब्लिक अथॉरिटीज का हेल्प लेने का चांसेस है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपको कोई अटैक करने आया, ठीक है ना, रॉबरी करने है आपका घर का, मान लो, लेकिन आपका जो गेट का बाहर है वो लोग, आपका बिल्डिंग, ठीक है ना, बाउंड्री वाल भी बड़ा ऊंचा है, गेट भी लगा हुआ है, आपको पता है वो अंदर आने में आपको टाइम लगेगा, अंदर नहीं आ सकता, लेकिन इससे पहले अगर आप पुलिस को कॉल कर देते हो, पुलिस इससे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो पुलिस, तो आपका काम क्या है, पुलिस को कॉल करना है, ऐसा नहीं है आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर लो, क्योंकि अभी तक वो लोग इस तरीके से सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास
रीजनेबल टाइम है, टाइम टू रिकोर्स, आपके पास इतना टाइम है आप पब्लिक अथॉरिटीज़ का हेल्प ले सकते हो, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया 3 सिचुएशन में जहाँ पे प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। और एक कंडीशन बता रहा है सबसेक्शन 2 के अंदर, इसमें कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्ट मोर हार्म, इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्ट मोर हार्म देन इट नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द डिफेंस। ठीक है, इसमें कह रहा है जो चीज़ है ना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या है ना, एक पहले भी हमने पढ़ा था डिफेंसिव राइट है, यहाँ पे रेट्रीब्यूशन नहीं, बदला लेना नहीं है, एक सिर्फ डिफेंसिव राइट है। अभी हमने स्टार्टिंग में केस पढ़ा है, 2 केस है ना, तो जैसे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप है, उसमें हमने डिस्कस किया था, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस राइट ऑफ डिफेंस है, नॉट ऑफ रेट्रीब्यूशन, बदला लेना नहीं है, डिफेंस ही करना है। तो डिफेंस के लिए जितना ज़रूरी है, तो इसमें वही कह रहा है केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्ट मोर हार्म, जितना हार्म जरूरी है इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, देन नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। कोई आपको स्लैप करने आए तो ऐसा नहीं है आप पिस्तौल निकाल के उसको गोली चला दो, स्लैप को मतलब डिफेंस करने के लिए जितना जरूरी है ना, तो आप दूसरा स्लैप लगा दिया, धक्का मार दिया, मुक्का मार दिया, इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं है उसको आपने ग्रीवियस हार्ट कर दिया, उसको आपने डेथ कर दिया, पिस्तौल निकाल के गोली चला दिया, इतना नहीं कर सकते। जितना उस स्लैप से बचने के लिए जितना डिफेंस का ज़रूरत है तो उतना ही आप यूज़ करें। धक्का मार दिया आपने, थप्पड़ लगा दिए और वो कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है पिस्तौल निकाले गोली चला दिया उसके ऊपर, इस तरीके से नहीं कर सकते। वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन 2 है, 2 एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं। एक पहले जो एक्सप्लेनेशन हुआ पब्लिक सर्वेंट का ऊपर हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है पब्लिक सर्वेंट जो आपको पता होना चाहिए ना पब्लिक सर्वेंट है, अगर आपको नहीं पता है वो पब्लिक सर्वेंट है तो उस सिचुएशन में क्या है, आप उसका अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। तो आपको आइदर नॉलेज होना चाहिए या रीजन टू बिलीव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं होगा अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बाय पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज, अनलेस वो पर्सन को पता है और हैज रीजन टू बिलीव, या रीजन टू बिलीव मतलब सफिशिएंट कॉज है जिससे पता चल रहा है दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट, उसको पता है भाई वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव फॉर एग्जाम्पल सफिशिएंट कॉज, वो ड्रेस वेस पहन के आया, पुलिस ऑफिसर है, पूरा ड्रेस वेस में है, सब कुछ पता चल रहा है, देखने में वो पुलिस ऑफिसर है, तो उस सिचुएशन में उसका अगेंस्ट में आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है वो पब्लिक सर्वेंट है, सिविल ड्रेस में आ गया, कुछ भी गुंडे जैसा आ गया, डिकेट लग रहा है आपको, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस उसका अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है वो पब्लिक सर्वेंट है, नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। सेकंड जो अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट वाला बात कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन में कर रहा है पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज, अगर उसको पता है और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग एज सच डायरेक्शन, अंदर अनलेस उस पर्सन को पता है भाई ये पर्सन डायरेक्शन में काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट का डायरेक्शन में, उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, तो उस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता है, अदरवाइज प्राइवेट डिफेंस यूज कर देगा। और क्या कर रहा है, और अनलेस सच पर्सन स्टेट द अथॉरिटी, या तो वो पर्सन आपको बता रहा भाई मैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट में आया हूँ which acts, और if he has authority in writing, अगर उसको राइटिंग में अथॉरिटी है, unless such produces the authority if demanded, अगर उसको डिमांड किया जा रहा है भाई अथॉरिटी शो करो, तो अगर अथॉरिटी शो नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वारंट इशू किया कोर्ट ने ना, और पुलिस को भेज दिया आपके पास, ठीक है ना, या पब्लिक सर्वेंट ने कोई थर्ड पर्सन को आपके पास भेज दिया, भाई उसको क्या करना है, वारंट को इशू करना है, आपको पकड़ के लेगा। अब आप बोल रहे भाई वारंट का कॉपी दिखाओ, राइटिंग में कोर्ट ने उसको वारंट इशू किया था, कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं था, दूसरे से करवा दिया, कोर्ट करवा सकता है ऐसा, लेकिन वो पर्सन वारंट नहीं दिखा रहा है, कह रहा है नहीं चलो, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसको राइटिंग में अगर दिया गया तो उसको शो करना पड़ेगा, आपने अगर डिमांड किया है तो उसको शो करना पड़ेगा, अगर शो नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही बात कर रहा है सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर 37 के अंदर ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखें ध्यान में रखना है। अगला जो सेक्शन है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अभी हमने पढ़ा था सेक्शन, इस सेक्शन में क्या पढ़ा है, जो सब सेक्शन 2 में जितना ज़रूरत है इतना ही हम हार्म करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है ना जहाँ पे आप इवन डेथ तक कर सकते हो ना, आपको सपोज आपको कोई मारने आ जाए, आपका ही डेथ कर देगा, तो उसका बदला में आप क्या करोगे, डेथ तक कर सकते हो। तो इसमें ये सिचुएशन बता रहा है कौन कौन सा सिचुएशन है ऐसा, जैसा 7 सिचुएशन है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस में अप टू डेथ कर सकते हो, जो बंदा आपको अटैक करने आया है ना उसका अप टू डेथ तक कर सकते हो। ये 7 सिचुएशन बता रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन भी पूछ लेता है। तो देखना है हमें कौन सा सिचुएशन में द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड, जो रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 37 में उसमें स्पेसिफाई करके, टू वॉलेंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ, या आप क्या कर सकते हो, आप टू डेथ कर सकते हो किसी को वॉलेंटरीली, और एनी अदर हार्म, या दूसरा कोई हार्म कर सकते हो टू द असेलेंट। असेलेंट मतलब यहाँ पे अटैकर है, जो आपको अटैक करने आया है, असेलेंट उसको बोला जा रहा है। तो उसको आप वॉलेंटरीली डेथ तक कर सकते हो कौन कौन सा सिचुएशन में, या कोई अदर हार्म कर सकते हो। इफ द ऑफेंसेस व्हिच ओकेजन इन द एक्सरसाइज द राइट टू बी डन इन द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर इनवर्टेड नेमली ना, यहाँ पे नीचे जितना डिस्क्रिप्शन है उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस में जो बंदा अटैकर है, जो बंदा आपको मारने आया है, उस बंदे का आप टू डेथ कर सकते हो। ये देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये बॉडी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कब मतलब कौन कौन सा ऑफेंस में हम क्या कर सकते हैं, आप टू डेथ कर सकते हैं, लेकिन ये बॉडी से रिलेटेड है। अगर कोई बंदा आपका बॉडी में अटैक करने आ रहा है, ठीक है, आप खुद का भी हो सकता है दूसरे का, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में वो अटैकर गैंग है, असेलेंट के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, ऐसा प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो जहाँ पे आप उसका डेथ तक कर सकते हो या कोई अदर हार्म कर सकते हो। कौन कौन सा सिचुएशन में है, ये 7 सिचुएशन बता रहा है कौन सिचुएशन में आप ये चीज कर सकते हो। पहला सिचुएशन है सच एन असॉल्ट एज मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट, आपको रीजनेबली एप्रीहेंशन है, डर है, इस तरीके से लग रहा है दैट दैट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट ना, जो बंदा असॉल्ट करने आया, आपको असॉल्ट मारने आया है, तो आपको लग रहा है ना, एप्रीहेंशन है, आपको डर है, वो बंदा इस तरीके से एक्ट करेगा तो आपका डेथ हो सकता है। सच एन असॉल्ट एज मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो असाइलेंट है उसको क्या कर सकते हैं, उसका अप टू डेथ तक कर दिया जा सकता है, डेथ या कोई अदर ऑफेंस उसका अगेंस्ट में, ठीक है ना, या अदर एक्ट हार्म भी कर सकते हैं, ऑफेंस नहीं है सॉरी, यहाँ पे तो ऑफेंस नहीं होगा, डेथ कर सकते हैं या कोई अदर हार्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है ऐसा एप्रीहेंशन है, वो बंदा क्या कर देगा, डेथ कर देगा, तो उस सिचुएशन में कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन बता रहा है सच एन असॉल्ट एज मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन, ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है दैट द ग्रीवियस हार्ट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस, यहाँ पे रिजल्ट क्या हो सकता है, ग्रीवियस हार्ट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में असाइलेंट का अप टू डेथ किया जा सकता है। थर्डली सिचुएशन क्या है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, अगर किसी को रेप करने आ रहा है, इस तरीके से असॉल्ट है, इंटेंशन क्या है उसका, रेप करना है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन असेलेंट का, जो बंदा रेप करने आ रहा है, उस बंदे का अगेंस्ट में क्या कर सकता है, अप टू डेथ तक कर सकते हो, उसको कोई भी हार्म कर सकते हो, इंक्लूडिंग डेथ भी किया जा सकता है। और एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट है, अननेचुरल लस्ट अगर कोई बंदा यूज़ करा तो उस सिचुएशन में भी उसका अगेंस्ट में क्या किया जा सकता है, प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में उसको अप टू डेथ तक किया जा सकता है, ठीक है ना। ये 4 सिचुएशन हो गया। जो 5th सिचुएशन है इसमें कह रहा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग या अबडक्शन ना, इस तरीके से असॉल्ट किया जा रहा है, इंटेंशन क्या है असेलेंट का, आपको किडनैप करना है या अबडक्शन करना है, तो उस सिचुएशन में भी क्या किया जा सकता है, प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, जहाँ पे अप टू डेथ किया जा सकता है असेलेंट का, अप टू डेथ या कोई अदर हार्म किया जा सकता है, डेथ मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा क्या होगा। या तो एफ में क्या है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग ए पर्सन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, लेकिन ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सिर्फ नहीं है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऐसा है अंडर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच में रीजनेबली कॉज डेथ, रीजनेबल कॉज ऐसा हो रहा है हिम टू एप्रीहेंड दैट, इसका डर है दैट ही विल अनेबल टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज, मतलब ऐसा सिचुएशन में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जा रहा है, तो सिचुएशन ऐसा है, रीजनेबल कॉज है, भाई पब्लिक अथॉरिटीज को हेल्प नहीं मिलेगा, यहाँ पे निकालना मुश्किल हो जाएगा, अनेबल टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी रिलीज, वहाँ से रिलीज होना मुश्किल हो जाएगा, रिलीज नहीं हो सकते, इस तरीके से अगर डर है, उस तरीके से अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, तो उस सिचुएशन में जो असेलेंट है, जो आपको रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहा है, उस बंदे को क्या कर सकते हैं, आप अप टू डेथ तक कर सकते हैं, किसी भी हार्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ तक किया जा सकता है। ये लास्ट जो बता रहा है, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग या एडमिनिस्टर्ड एसिड, एसिड अटैक किया जा रहा है, और या तो अटेम्प्ट किया जा रहा है, थ्रो और एडमिनिस्टर्ड एसिड व्हिच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हार्ट, एसिड ऐसा है जहाँ पे ग्रीवियस हार्ट हो सकता है, अदरवाइज भी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट, तो एसिड अटैक किया जा रहा है या अटेम्प्ट किया जा रहा है, थ्रोइंग कर दिया, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग या अटेमिंग एडमिनिस्टर एसिड, या अटेम्प्ट किया जा रहा है या एडमिनिस्टर किया जा रहा है एसिड का ना, थ्रो या एडमिनिस्टर, और ऐसा सिचुएशन में रीजनेबली एप्रीहेंशन है, भाई ये इस तरीके से एसिड अगर फेंका जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रीवियस हार्ट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में भी असेलेंट जो बंदा एसिड फेंक रहा है या एडमिनिस्टर करवा रहा है, तो उस बंदे के अगेंस्ट में आप जो ऑफेंस कमिट वो हार्म कर सकते हो, वो हार्म कितना हो सकता है, अप टू डेथ तक हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन बता रहा है 7 सिचुएशन जहाँ पे क्या हो सकता है,
अगर प्राइवेट डिफेंस में असेलेंट का जो बंदा अटैकर है उसको आप टू डेथ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो असेलेंट है ऐसा सिचुएशन एप्रीहेंशन दे रहा है, डर है जहाँ पे आपका डेथ हो सकता है, तो उस सिचुएशन में असेलेंट का डेथ कर सकते हैं। या वो ग्रीवियस हार्ट एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हार्ट है, तो उस सिचुएशन में क्या जा सकता है। या बंदा वो असॉल्ट इस तरीके से कर रहा है जहाँ पे लग रहा है कमिटिंग रेप कर देगा, तो उस सिचुएशन में उसको अप टू डेथ तक मार सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस में अप टू डेथ तक किया जा सकता है। या ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट है एप्रीहेंशन, ये असॉल्ट इस तरीके से इंटेंशन उसका अननेचुरल लस्ट करना है, तो उस सिचुएशन में भी प्राइवेट डिफेंस यूज हो सकता है, अप टू डेथ तक है। या असॉल्ट इस इंटेंशन में किडनैपिंग या अबडक्शन करने का इंटेंशन में है। या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऐसा है जहाँ पे लग रहा है पब्लिक अथॉरिटीज़ का हेल्प नहीं हो पाएगा उसका रिलीज के लिए, तो उस सिचुएशन में भी अप टू डेथ तक किया जा सकता है। लास्टली एसिड अटैक में है, ठीक है ना। और एसिड अटैक ऐसा है, ये अटेम्प्ट है उसका लग रहा है जहाँ पे एप्रीहेंशन क्या है, ग्रीवियस हार्ट हो जाएगा। तो ये 7 सिचुएशन में जो अगेंस्ट बॉडी के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस में अप टू डेथ किया जा सकता है असेलेंट का। समझ में आ गया। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 39 में बात कर रहा है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ, डेथ को छोड़कर दूसरा हार्म कर सकते हैं। ये 7 सिचुएशन है जहाँ पे डेथ तक किया जा सकता है, लेकिन बाकी अगर कोई बॉडीली इंजरी है तो कितना तक कर सकते हैं। इफ द ऑफेंस नॉट बीन इन एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30, ऊपर का जो सेक्शन 38 में अगर नहीं है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरली कॉजिंग डेथ ना, तो वो डेथ नहीं कर सकते। अगर ये ऊपर 38 का जितना 7 सिचुएशन है उस सिचुएशन में डेथ किया जा सकता है, उसका अलावा बाकी किसी सिचुएशन में असेलेंट का डेथ नहीं कर सकते। लेकिन बट डज एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड, जो सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शन बताया ना, वहाँ पर बताया जितना ज़रूरत है इतना ही आप हार्म कीजिए, इससे ज़्यादा ना कीजिए, ठीक है ना। तो वो रेस्ट्रिक्शन है। तो वॉलंटरली कॉजिंग टू असेलेंट एनी हार्म अदर देन द डेथ, डेथ को छोड़ के कोई दूसरा हार्म कर सकता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आपको लग रहा है भाई यहाँ पे ग्रीवियस हार्ट ही करना पड़ेगा उसको, तो कर सकता है ऐसा सिचुएशन में। लेकिन आप ना जो सेक्शन 38 में जो सिचुएशन दिया है सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में किसी का, ठीक है ना, असेलेंट का आप डेथ कर सकते हो, अदरवाइज असेलेंट का डेथ नहीं कर सकते हो। बाकी आप कोई भी हार्म कर सकते हो अदर देन दी डेथ। लेकिन जो सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शन बताया गया है, मतलब जितना ज़रूरत है, ठीक है ना, जितना ज़रूरत है इतना ही आप हार्म करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। ज़्यादा करोगे तो लाइबिलिटी हो जाएगा। जितना ज़रूरत है, क्योंकि आपको डिफेंसिव राइट है, सिर्फ डिफेंस करना है यहाँ पे, आपको रेट्रीब्यूशन बदला लेना नहीं है, उसको अटैक नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। सेक्शन 30-40 में आ जाते हैं, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट कब से होगा और कंटिन्यू कब तक एंड होगा, कब खत्म हो जाएगा प्राइवेट डिफेंस, ठीक है ना, बॉडी के अगेंस्ट में। ये तीनों सेक्शन जो है ना, सेक्शन 38, 39 एंड 40 बॉडी के अगेंस्ट में बात करेंगे। फिर 41, 42 एंड 43 वो सेम चीज़ें है वो, लेकिन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी से। अब बॉडी में कमेंस कब से होगा, स्टार्ट कब से होगा, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब से स्टार्ट होगा। बॉडी कमेंसेस एज सुन एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस। जब डेंजर टू द बॉडी अराइजेस हो जाएगा ना, एप्रीहेंशन है, डर है अभी बॉडी में कुछ हो जाएगा, कुछ कर देगा बंदा, तो वही से क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है, वही से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे एज सुन एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन है डेंजर ऑफ द बॉडी, लग रहा है बॉडी में कुछ कर देगा, तो वहीं से प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है, कमेंस हो जाता है। कब तक चलेगा, फ्रॉम दी अटेम्प्ट और थ्रेटन, जहाँ से अटेम्प्ट किया जा रहा है या थ्रेट दिया जा रहा है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कमिट दी ऑफेंस, दो दी ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, दो ऐसा जरूरी नहीं, ऑफेंस कमिट होना जरूरी नहीं है, एप्रीहेंशन है, कमिट हो जाएगा। आपको डर है, लग रहा है इस तरीके से कर देगा, अटेम्प्ट है या थ्रेट है, आपको लग रहा है अभी आपका बॉडी में अटैक कर दिया जाएगा, लेकिन कर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि मार खाने के बाद आप डिफेंस थोड़ी करोगे, लेकिन आप थोड़ी इंतजार करोगे भाई वो बंदा पहले मुझे मार ले इसके बाद मैं डिफेंस करता हूँ। एप्रीहेंशन है, आपको लग रहा है भाई अटैक कर देगा, तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और कंटिन्यू कब तक होगा, एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू दी बॉडी कंटिन्यू, जब तक लग रहा है आपका बॉडी में डेंजर होने का चांसेस है तब तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन आपके चांसेस खत्म हो गया, अब लग रहा है बंदा भाग गया, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको अटैक करने हैं, आपने प्राइवेट डिफेंस में कुछ वो कर दिया, अब बंदा वहाँ से भाग गए, अब आपका तुरंत क्या हो जाएगा, प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू दी बॉडी खत्म हो जाएगा। एप्रीहेंशन डेंजर टू दी बॉडी खत्म हो गया तो आपका प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 40 को देख लेना है, कब से स्टार्ट होता है कब खत्म होता है। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 41 है, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अभी 38 में जो चीज़ पढ़ा है हमने, जहाँ पे अप टू डेथ कर सकते हैं वो बॉडी से रिलेटेड था,
बॉडी से 38 में जो चीज़ था बॉडी से रिलेटेड था, 48 में 41 में जो चीज़ है एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ जो है डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहाँ पे अप टू डेथ किया जा सकता है ना। यहाँ पे देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 तो वॉलेंटरीली कॉजिंग डेथ, वॉलेंटरीली क्या कर सकते हैं, डेथ तक कर सकते हैं, और एनी अदर हार्म या दूसरा हार्म क्या जा सकता है टू दी रॉन्ग डोअर। यहाँ पे रॉन्ग डोअर लिखा है, असेलेंट नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने नहीं आ रहा है, आपका प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कुछ रॉन्ग कर रहा है ना, इसलिए रॉन्ग डोअर लिखा है। और बॉडी से रिलेटेड जहाँ पे वहाँ पे असेलेंट वर्ड यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे रॉन्ग डोअर क्योंकि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑफेंस कर रहा है। इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ व्हिच और अटेम्प्ट टू कमिट व्हिच ओकेजन एक्सरसाइज द राइट ऑफ द ऑफेंस डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन द नेम, लेना यहाँ पे नीचे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो जो सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप तो डेथ किया जा सकता है। या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑफेंस करने आ रहा है कोई बंदा, उसको रॉन्ग डोअर बोला जा रहा है, वो बंदा के अगेंस्ट में कौन कौन सा सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अप टू डेथ कर सकते हैं ना। वो मतलब जो बंदा आपका प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑफेंस कर रहा है उसको बंदे को अप टू डेथ तक कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन में अगर रॉबरी करने आता है तो उस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस में आप रॉबरर को क्या कर सकते हो, अप टू डेथ तक कर सकते हो ना, या कोई अदर हार्म कर सकते हो। मैक्सिमम जो है डेथ है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम क्या ही होगा, ठीक है ना। तो रॉबरी में दूसरा सिचुएशन में हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, ये ना यहाँ पे आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ये चीज़ किया गया है जो, ठीक है ना, एट नाइट लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना, आईपीसी के अंदर, तो ये ज़्यादा सही कर दिया। आफ्टर, अब नाइट कब होगा क्या है, तो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज है वो नाइट माना गया। तो हाउस ब्रेकिंग अगर कोई गंदा करना है, या हाउस ब्रेकिंग तो नहीं था पहले, लेकिन वहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास लिखा था, तो हाउस ब्रेकिंग एक क्रिमिनल ट्रेसपास ही है, लेकिन घर पे किया जा रहा है और कुछ तरीका है उसमें, सिचुएशन इस तरीके से करेंगे तो उसको हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाउस ब्रेकिंग अगर किया जा रहा है आफ्टर सनसेट मतलब रात को, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो उस सिचुएशन में अगर कोई बंदा हाउस ब्रेक कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस में उस बंदे को अप टू डेथ तक कर सकता है, मार सकते हैं ना। इसका बात कर रहा है मिस्चीफ बाय, नॉर्मल मिस्चीफ नहीं है, मिस्चीफ बाय फायर, फायर से अब मिस्चीफ किया जा रहा है, या और एनी अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है ना, या कोई अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से अगर मिस्चीफ किया जा रहा है, कमिटेड इन एनी बिल्डिंग टेंट या बेजल, कुछ बिल्डिंग टेंट और बेजल यूज ह्यूमन ड्वेलिंग के, वो बिल्डिंग टेंट या बेजल को यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, या प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, या तो एज ए प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या उस चीज़ में अगर बंदा लोग रहता है उस घर पे या उस बिल्डिंग में या टेंट में या बेजल्स में अगर लोग रहते हैं, ठीक है ना, या उस बिल्डिंग में टेंट में या बेजल्स में प्रॉपर्टी रहता है, दोनों सिचुएशन में अगर वो मिस्चीफ बाय फायर किया जा रहा है या मिस्चीफ बाय एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से मिस्चीफ किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस में क्या कर सकते हैं, अप टू डेथ तक किया जा सकता है। एंड लास्ट में बता रहा है थेफ्ट या मिस्चीफ है या हाउस ट्रेसपास है, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस बता रहा है, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मी रीजनेबली कॉज ऑफ एप्रीहेंशन दैट, यहाँ पे रीजनेबल कॉज है, एप्रीहेंशन है, इस चीज़ का डर है, या आप थेफ्ट करते हो कोई बंदा डेथ कर देगा या ग्रीवियस हार्ट करने का चांसेस है, या मिस्चीफ करते वक्त डेथ कर देगा या ग्रीवियस हार्ट करने का चांसेस है, या हाउस ट्रेसपास करते वक्त डेथ कर देगा या ग्रीवियस हार्ट करने का चांसेस, एप्रीहेंशन है, इस तरीके से डर है। बी कॉन्सिक्वेंस इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट इज नॉट एक्सरसाइज, अगर ये प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे ना तो थेफ्ट करते वक्त ये चांसेस है आपको क्या कर दे, डेथ कर दे, या थेफ्ट करते वक्त आपका ग्रीवियस हार्ट कर दे, या मिस्चीफ करते वक्त आपका थेफ्ट या ग्रीवियस हार्ट कर दे, या जो है हाउस ट्रेसपास करते वक्त आपका थेफ्ट या ग्रीवियस हार्ट कर दे ना, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आपको लग रहा है भाई प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ हो सकता है मुझे मार दे या ग्रीवियस हार्ट कर दे, तो उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस में आप तो डेथ तक कर सकते हैं। समझ में आ गया, इतना चीज़ें हैं। अब सेक्शन 42 में क्या है, वही सेम चल रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे 38, 39 एंड 40 था, यहाँ पे 41, 42 एंड 43 है, ठीक है, वो बॉडी ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ, डेथ को छोड़कर अगर कोई अदर हार्म कब कर सकता है, इफ द ऑफेंस ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कमिटिंग ऑफ व्हिच और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विद थेफ्ट हो या मिस्चीफ हो या क्रिमिनल ट्रेसपास हो और नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो भी ऊपर का 41 में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, दैट डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरीली कॉजिंग डेथ, तो उस सिचुएशन में आप डेथ नहीं कर सकते। अगर वो 41 का कैटेगरीज में आ रहा है तो उसी सिचुएशन में सिर्फ डेथ कर सकते हैं, अदरवाइज डेथ नहीं कर सकते प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बट क्या कर सकते हैं, बट एक्सटेंड सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, जो सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शन दिया हो, तो वॉलंटरीली कॉजिंग डॉग डोरर ऑफ एनी हार्म अदर देन द डेथ, डेथ को छोड़कर कोई दूसरा हार्म कर सकते हैं।
लेकिन जो सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शन दिया वो उस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। उस रेस्ट्रिक्शन में क्या है, जहाँ पे जितना ज़रूरत है ना, ठीक है ना, डिफेंस के लिए जितना ज़रूरत है, आम ज़रूरत है, उतना ही आप करोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये 42 हो गया। अब 43 में आ जाते हैं, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और बॉडी से रिलेटेड को थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंस है, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी है, नेचर उसका अलग है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका स्टार्टिंग जो है कमेंसमेंट वो सबका सेम है, लेकिन कंटिन्यू कब तक चलेगा ना, वो थोड़ा प्रॉपर्टी का हिसाब से चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंस मतलब स्टार्ट हो जाता है प्राइवेट डिफेंस कब से, व्हेन द रीजनेबल एप्रीहेंशन है, जहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन है, डर है ऑफ डेंजर टू दी प्रॉपर्टी कमेंसेस ना, प्रॉपर्टी का डेंजर स्टार्ट हो गया, लग रहा है ये प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा, कुछ कर देगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, मतलब डेंजरस सिचुएशन में प्रॉपर्टी आ गया, तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। लेकिन कंटिन्यू कब तक होगा, कंटिन्यू का सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग कंटिन्यूस है। जैसे अगेंस्ट थेफ्ट का अगेंस्ट में कब तक कंटिन्यू चलेगा, एप्रीहेंशन स्टार्ट हो गया, रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको लग रहा है थेफ्ट कर दिया जाएगा, तो वैसी सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा प्राइवेट डिफेंस। कंटिन्यू कब तक चलेगा, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हैज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। पहला चीज कह रहा है, अगर वो ऑफेंडर हैज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी लेके भाग गया तो उस सिचुएशन में आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी मतलब बंदा ने जिसने थेफ्ट किया वो प्रॉपर्टी लेके भाग गया, तो आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म है आप, ठीक है। दूसरा सिचुएशन में आइदर इन द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, या दूसरा सिचुएशन में क्या करा है, आइदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑब्टेन, पब्लिक अथॉरिटीज का आपने हेल्प ले लिया है, तो उस सिचुएशन में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। या थर्डली सिचुएशन बता रहा है वो कंटिन्यू कब तक है, और प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, या प्रॉपर्टी रिकवर्ड हो गया तो प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एप्रीहेंशन देखिए यहाँ पे कमेंसमेंट सबका सेम है, कमेंसमेंट कब से, डेंजर टू दी प्रॉपर्टी जहाँ से अराइज हो रहा है वहीं पे है, लेकिन थेफ्ट में कंटिन्यू कब तक चलेगा, ठीक है ना, प्राइवेट डिफेंस। उसमें कह रहा है प्राइवेट डिफेंस कब खत्म हो जाएगा, मतलब कब खत्म हो जाएगा, अगर वो प्रॉपर्टी लेके बंदा भाग जाता है तो प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। दूसरा सिचुएशन कहता है भाई अगर वो आपने पब्लिक अथॉरिटीज़ का हेल्प ले लिया तो प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। या थर्ड सिचुएशन में कह रहा अगर वो आपका प्रॉपर्टी रिकवर हो गया, जो थेफ्ट का प्रॉपर्टी है वो अगर रिकवर हो जाता है तो आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। ये 43 आपका हो गया, 43 नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ठीक है। दूसरा सिचुएशन बता रहा रॉबरी का अगेंस्ट में, अगेंस्ट रॉबरी के अगेंस्ट में कंटिन्यूसली कमेंसमेंट तो डेंजर टू दी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया तो कमेंस हो गया, अब कंटिन्यू कब तक चलेगा, मतलब कब जाके खत्म होगा आपका वो प्राइवेट डिफेंस। कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ, वो डेथ कर रहा है या हार्ट कर रहा है, ऐसा सिचुएशन है, या रंगफुल डिस्ट्रेन कर रहा है ना रॉबरी करते वक्त, और एज लॉन्ग एज द फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या फेयर है, डर है, इंस्टेंट डेथ हो सकता है या इंस्टेंट हार्ट हो सकता है या इंस्टेंट पर्सनल डिस्टेंस कंटिन्यूस ना, या स्ट्रेन हो सकता है, तो उस सिचुएशन में तब तक कंटिन्यू रहेगा। अगर रॉबरी के अगेंस्ट में आपको लग रहा है भाई यहाँ पे रॉबरी क्या होता है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट या एक्सटॉर्शन होता है, जहाँ पे इंस्टेंट डेथ होने का या हार्ट होने का या रॉन्गफुल डेस्टिन होने का, या इंस्टेंट डेथ हार्ट या रॉन्गफुल डेस्टिन होने का, तो जहाँ पे लग रहा है भाई डेथ हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा या रॉन्गफुल डेस्टिन हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा और तब तक रहेगा। या जहाँ पे आपको लग रहा है इंस्टेंट फेयर है, इंस्टेंट डेथ हो सकता है, हार्ट हो सकता है, रॉन्गफुल डेस्टिन हो सकता है, जब तक ये फेयर है, डर है, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस रहेगा। वो डर खत्म हो गया तो प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डी में क्या बता रहा है, एन अगेंस्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास का अगेंस्ट में या मिसचीफ का अगेंस्ट में कब तक रहेगा, कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, या कंटिन्यू अभी तक क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, या मिसचीफ अभी भी आपका प्रॉपर्टी में बंदा है कंटिन्यूसली है तो आपका बस प्राइवेट डिफेंस है, या मिसचीफ है प्रॉपर्टी आपका अभी भी खराब कर रहा है कंटिन्यूसली, तब तक आपका बस प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन वो बंदा क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं, आपका प्रॉपर्टी से निकल गया, या आपका प्रॉपर्टी जो मिसचीफ कर रहा था उसको छोड़ दिया, आप और मिसचीफ नहीं करना है, तो आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। और लास्ट में हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट में, अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, जो रात को है ना आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द हाउस ब्रेकिंग हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन द सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू, जब तक हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू है, मतलब जब तक आपका घर का अंदर है तब तक क्या है, तब तक आपका पास क्या है, हाउस ब्रेक कंटिन्यूस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक कंटिन्यू होगा। अगर वो निकल गया वहाँ से घर से तो हाउस ट्रेसपास खत्म हो गया, हाउस ब्रेकिंग खत्म हो गया, तो उस सिचुएशन में आपका प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 44 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका इलस्ट्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बीएनएस के अंदर कहीं पे अगर इलस्ट्रेशन है ना, अगर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है डायरेक्ट में,
वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। वो प्रीलिम्स में, मेंस में भी स्पेशली ना प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो चांसेस है यहाँ से बनाया जाए। ठीक है, तो ये सेक्शन में क्या बात कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। नो, यहाँ पे देखिए रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, ये चीज़ ध्यान में रखना है। आप प्राइवेट डिफेंस अगर यूज़ करते हैं डेडली असॉल्ट के अगेंस्ट में, और आपको लग रहा है प्राइवेट डिफेंस अगर मैं यूज़ करूँ ना, तो ऐसा सिचुएशन है मैं जिनका अगेंस्ट में करना चाहता हूँ, लेकिन उस सिचुएशन में करते वक्त किसी इनोसेंट पर्सन का भी डेथ हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप वो प्राइवेट डिफेंस में रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते, उसका बारे में ये सेक्शन बात कर रहा है ना। इसमें कह रहा है इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करना है अगेंस्ट एन असॉल्ट, ऐसा एक असॉल्ट है जहाँ पे आपको क्या लग रहा है, रीजनेबली कॉज दैट एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, लेकिन आपको लग रहा है भाई आपका डेथ हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। जब आपका डेथ हो जाता है, आपको ऐसा लग रहा है आपका डेथ हो जाएगा, तो उसका उस सिचुएशन में आपका एप्रीहेंशन अगर आपको है ये डेथ है, तो आप प्राइवेट डिफेंस में उस अपोजिट पार्टी जो पड़ता है असेलेंट है, जो अटैकर है, तो उसका अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, इतना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो जहाँ पे उसका आप टू डेथ तक कर सकते हो। जो बंदा आपको अटैक करना है उस बंदे को भी आप डेथ कर सकते हो ना अगर, लेकिन आप ऐसा सिचुएशन में है आपको प्राइवेट डिफेंस यूज़ करना है, एक बंदा है जो आपको, एक बंदा या एक से ज़्यादा है जो लोग आपको क्या करने, अटैक करने आ रहे हैं, जिस सिचुएशन में आपको एप्रीहेंशन है आपका डेथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो ना, द डिफेंडर सो बी सिचुएटेड, ऐसा सिचुएशन में दैट ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज द राइट ऑफ विदाउट रिस्क ऑफ द हार्म टू इनोसेंट पर्सन। आप देख रहे हो भाई आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ करोगे तो किसी इनोसेंट पर्सन का हार्म हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको लग रहा है भाई एप्रीहेंशन है आपका डेथ हो जाएगा, लेकिन आप अगर प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो, करना है उस पर्सन के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे इनोसेंट पर्सन का भी कुछ हार्म हो सकता है, चांसेस है। तो उस सिचुएशन में उस रिस्क को आप ले सकते हो या नहीं ले सकते, तो इसमें कह रहा है ही से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आपका एक्सटेंड टू रनिंग दैट रिस्क, तो वो रिस्क ले सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखेंगे हम समझ जाएंगे क्या चीज़ है। एज अटैक बाय मॉब ना, ए को क्या है, मॉब ने अटैक किया, मॉब मीन्स मोर देन वन, 8-10 लोग, 5-6 लोग आपको अटैक करने आए हैं, मोर देन 5% जनरली। एज अटैक बाय मॉब वो अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, जो लोग उसको अटेम्प्ट कर रहा है भाई मर्डर करने के लिए, मॉब उसको भगा रहा है, मान लो 5-6 लोग, 10 लोग आपका पीछे है, आप आगे आगे भाग रहे हो, आपको मारने वाले हैं। ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब, और वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसा ही यूज़ कर सकता है, मॉब है, बहुत लोग हैं, उनका ऊपर अगर फायर कर दो, गोली चला दो, तो प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज प्राइवेट डिफेंस यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड ही कैन नॉट बी फायर विदाउट द रिस्क ऑफ हार्मिंग टू यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद दी मॉब। मॉब का साथ कुछ बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे हैं जो इनोसेंट बच्चे हैं, वो भी मिंगल हो गए, मॉब का साथ मिल गए हैं। अब मैं प्राइवेट डिफेंस अगर ए यूज़ करेगा ना, तो गोली अगर चलाएगा मॉब का ऊपर, तो ऐसा चांसेस है उस बच्चे का ऊपर लग सकता है जो इनोसेंट है, तो उस सिचुएशन में वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, तो सेक्शन कह रहा है भाई कर सकता है, वो रिस्क कर सकता है, रनिंग द रिस्क। तो यहाँ पे ए का पास क्या है, ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाई सो फायरिंग द हार्म्स एनी चिल्ड्रन, ये अगर क्या कर देता है, प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर देता है, मतलब फायर कर देता है मॉब का ऊपर, और वहाँ पे किसी बच्चे का ऊपर लग जाता है और उस बच्चे का डेथ भी हो जाता है, तब भी उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा, वो हार्म इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस में इतना है। अगला हम लोग जो देखेंगे चैप्टर में एबेटमेंट से स्टार्ट करेंगे।